नमस्कार सभी को। दोस्तों, हम देख रहे हैं कि साल दर साल हमारे यहाँ पे हमारे देश में राजनीति और चुनाव की जो प्रक्रिया है उसमें ऐसे-ऐसे उठापटक हो रहे हैं जिससे पूरा देश चौंक गया है। आज इसी सिलसिले में हम बात करेंगे महाराष्ट्र की, क्योंकि वहाँ पे ये राजनीतिक उठापटक कुछ ज़्यादा ही हो रहा है और ये चीज़ें दरअसल लोकतंत्र की उस प्रक्रिया को चोट कर रही हैं जिसको हम स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कहते हैं। कैसे? मैं आपको समझाता हूँ। आप सोच के देखो, अगर आपके इलाके के पोलिंग बूथ पर जब आप वोट डालने जाओ और आपको वहाँ पे पता चले कि दरवाज़ा ही बंद है। क्यों बंद है? क्योंकि आपको बताया गया कि वोट देने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि आपका वार्ड का नेता जो है वो पहले ही चुना जा चुका है, बिना किसी मुकाबले के, बिना किसी वोट के। और ये मैं आपको कोई कहानी नहीं सुना रहा हूँ, ये हकीकत है महाराष्ट्र के 29 नगर निगम के चुनावों की, जिसमें मुंबई, जिसको बीएमसी भी कहते हैं, पुणे और ठाणे जैसे बड़े शहर भी शामिल हैं। तो हुआ ये है कि मुंबई के इन नगर निगम के चुनाव में करीब 70 उम्मीदवार निर्विरोध यानी कि अनअपोज्ड चुनाव जीत चुके हैं। ये आंकड़ा डराने वाला इसलिए है क्योंकि ये जनादेश नहीं है, ये इलेक्शन हाईजैकिंग है। तो आज की इस वीडियो में हम इस पूरे मामले की परतें खोलेंगे और गहराई से समझेंगे कि आखिर भारत के चुनाव में क्या चीजें बदल रही हैं। क्या चुनाव अब हो भी रहा है कि बस एक खाना पूर्ति हो रही है? तो हमेशा की तरह सबसे पहले हम आंकड़े देखते हैं। तो महाराष्ट्र राज्य चुनाव आयोग के आधिकारिक डेटा के मुताबिक 2 जनवरी 2026 को नामांकन वापसी की आखिरी तारीख बीतते ही तस्वीर साफ हो गई कि कुल 70 सीटों पर मुकाबला खत्म हो चुका है। क्यों? क्योंकि सामने वाली पार्टी ने, सामने वाले नेता ने अपना नाम विड्रॉल कर लिया है। और इन 70 निर्विरोध विजेताओं में से बीजेपी की 44 सीटें हैं, यानी इसमें भी बीजेपी सबसे बड़ी हिस्सेदार है। एकनाथ शिंदे की जो शिवसेना है उसकी 22 सीटें हैं, अजीत पवार एनसीपी की 2 सीटें हैं और अन्य 2 सीटें हैं। और हैरानी की बात क्या है पता है? महाविकास आघाड़ी, जिसमें उद्धव ठाकरे, शरद पवार और कांग्रेस शामिल है, यानी कि विपक्ष शामिल है, उसका एक भी उम्मीदवार इन 70 सीटों में निर्विरोध नहीं जीत पाया। और इन सब में भी सबसे ज्यादा जो अनअपोज्ड विनिंग हुई है, जो निर्विरोध जीत हुई है, वो कल्याण डोंबिवली में हुई है, जहां बीजेपी के 15 उम्मीदवार बिना लड़े जीत गए। इसके बाद ठाणे, पनवेल, जलगांव और नासिक जैसे शहरों का नंबर आता है। और जब मैं ये खबर देख रहा था ना, तो मुझे याद आ रहा था 2024 का लोकसभा चुनाव, जहां पे गुजरात के सूरत में क्या हुआ था आपको याद होगा। वहां भी विपक्षी उम्मीदवार का नामांकन रद्द हो गया था और अंत में बीजेपी उम्मीदवार बिना लड़े ही निर्विरोध सांसद बन गया। लेकिन वो जो लोकसभा में हुआ था वो एक सीट पे हुआ था। लेकिन यहाँ महाराष्ट्र में ये खेल थोक भाव में चल रहा है। यहाँ केवल एक सीट पे नहीं, बल्कि वार्ड दर वार्ड ये ट्रेंड सेट किया जा रहा है। और ये जो नया भारत हमने बनाया है 10 सालों में, जो नया चुनाव आयोग आया है, उसी का नतीजा है कि ये नए नए रिजल्ट भी सामने हमें देखने को मिल रहे हैं। एक नायाब सी तकनीक निकाली गई है कि अगर आप विपक्षी उम्मीदवार को हरा नहीं सकते, आपको डाउट है कि पता नहीं आप जीतोगे या हारोगे, तो फिर उसे चुनावी मैदान से ही गायब कर दो। वैसे क्या लगता है आपको, इस निर्विरोध जीत के पीछे क्या पार्टी की लोकप्रियता है, या उम्मीदवार इतना लोकप्रिय है कि उसके सामने विपक्षी नेता भी बैठ जा रहा है कि अरे भाई, इसके पास विजन है, ये काम करेगा, तो मैं इसके सामने चुनाव कैसे लड़ सकता हूँ? यही वो रीजन है जो बीजेपी या उसका गठबंधन दे रहा है। तो क्या आप इससे सहमत हैं, या आपको ये बात समझ में आ रही है कि इसके पीछे डर और धन का खेल है? क्योंकि खबर तो यहां तक आ रही है कि प्रत्येक विपक्षी उम्मीदवार को मैदान से हटने के लिए 1 करोड़ से लेकर 5 करोड़ रुपए के नगद का ऑफर दिया जा रहा है। अच्छा, लालच केवल पैसे का नहीं है, ये तो धन की बात हो गई। डर इसमें कहाँ है? तो डर ऐसे है कि जो उम्मीदवार पैसों से नहीं मान रहे हैं, जो कह रहे हैं कि नहीं, पैसा तो हमारे पास भी बहुत है, उनके पीछे पुरानी पुलिस की फाइलें, ईओडब्ल्यू और यहाँ तक कि जो केंद्रीय एजेंसियां हैं, उनका भी डर दिखाया जा रहा है। विपक्ष के नेताओं का कहना है कि उम्मीदवार को सीधे 2 चॉइस दी जा रही है कि या तो चेक पकड़ो और घर बैठो, या फिर जेल जाने के लिए अपनी संपत्ति की जांच करवाने के लिए तैयार हो जाओ। और इस पूरे खेल का जो सबसे दुखद हिस्सा सामने आया है, वो आया है सोलापुर से। वहां राज ठाकरे की पार्टी एमएनएस यानी कि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के एक युवा और ऊर्जावान नेता बाला साहेब पांडुरंग चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे थे। खबरों के मुताबिक उन पर नामांकन वापस करने का भारी दबाव था। आरोप है कि उन्हें करोड़ों रुपए का लालच भी दिया गया, लेकिन पांडुरंग ने झुकने से इनकार कर दिया। और इसीलिए 2 जनवरी को ही, जब नामांकन वापस करने का आखिरी दिन था, वो अपने क्षेत्र में थे, कुछ अज्ञात गुंडों ने उन पर हमला किया, उनकी आंखों में मिर्च झोंकी और चाकू गोदकर उनकी हत्या कर दी। और ये हत्या केवल एक नेता की नहीं थी, बल्कि एक मैसेज भेजा गया उन सारी आवाजों को जो सिस्टम के सामने झुकने को तैयार नहीं है और जो इस निर्विरोध जीत को एक ट्रेंड नहीं बनने देना चाहते। ये हत्या दरअसल पूरे महाराष्ट्र को डराने के लिए था, कि ताकि कोई भी सत्ता के उम्मीदवार के खिलाफ खड़ा होने की हिम्मत भी ना करे। और इस सिस्टम की ताकत देखिए, केवल विपक्ष ही नहीं, सत्ता पक्ष के अपने कार्यकर्ता भी इस सिस्टम का शिकार हो रहे हैं। नागपुर में बीजेपी के ही एक बागी उम्मीदवार किसान गवांडे को उनके ही समर्थकों ने उनके घर में बंद कर दिया, ताकि वो अपना नामांकन वापस ना ले ले। एक और खबर नासिक से भी आई कि जहां पे एक स्वतंत्र उम्मीदवार ने डर के मारे अपने पिता को घर में ताला लगाकर बंद कर दिया, ताकि कोई उन्हें उठा ना ले जाए और नामांकन वापस लेने का दबाव ना बना सके। अब आप खुद बताओ, क्या ये किसी तरीके से स्वतंत्र लोकतंत्र की निशानी है? ऐसा लग रहा है कि हम पता नहीं किस दशक में जी रहे हैं, कि उम्मीदवार को गुंडे उठा ले जाने का डर लगा हुआ है, हत्याएं हो रही हैं दिन दहाड़े, और जहां उम्मीदवार को अपनी सुरक्षा के लिए अपने खुद के परिवार को कैद करके रखना पड़ रहा है।
तो आप बताओ क्या मतलब है चुनाव कराने का। अब इन गंभीर आरोपों के बीच में क्या महाराष्ट्र राज्य चुनाव आयोग की भूमिका सवालों में नहीं आएगी? जब दबाव बढ़ा है, न्यूज थोड़ा सा फैलने लगी है, तब जाके राज्य चुनाव आयुक्त दिनेश वाघमारे ने जांच के आदेश दिए हैं। आयोग ने कहा है कि वो उन सभी वार्डों की रिपोर्ट मंगवाएंगे जहां उम्मीदवार निर्विरोध जीते हैं और इस बात की जांच की जाएगी कि क्या इनके सामने खड़े उम्मीदवारों ने किसी दबाव या प्रलोभन के तहत अपना नाम वापस लिया था। अब राज्य चुनाव आयोग कुछ भी कहे, लेकिन सवाल इनकी भूमिका पे उठेगा, क्योंकि हमेशा घटना होने के बाद ही आप जांच क्यों कर रहे हो, और जांच केवल खाना पूर्ति के लिए नहीं हो रही है, इस पे भी डाउट है। क्योंकि जब जनता को, विपक्ष को, किसी को इस बात का आप यकीन नहीं दिला पा रहे हैं कि आप चुनाव स्वतंत्र रूप से निष्पक्ष होकर करा रहे हैं, तो फिर आपकी जांच पे भी किसको विश्वास होगा। विपक्षी नेता संजय राउत ने यहां तक कहा है कि चुनाव अधिकारी आज सत्ता के गुलाम बन चुके हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर जैसे लोग चुनाव अधिकारियों पर दबाव डाल रहे हैं ताकि विपक्ष के नामांकन को ही रिजेक्ट किया जा सके। हालांकि नार्वेकर ने इन सारे आरोपों को एक सिरे से खारिज करते हुए इन्हें आधारहीन बताया है। लेकिन जो भी हो, इन आरोपों के बीच में गंदा तो केवल हमारा लोकतंत्र हो रहा है। दोस्तों, महाराष्ट्र को भारत का ग्रोथ इंजन कहा जाता है। यहाँ का प्रशासन और नगर निगम अरबों रुपए के बजट संभालते हैं। अकेले बीएमसी यानी कि मुंबई नगर निगम का बजट कई छोटे राज्यों के कुल बजट से ज्यादा है। ऐसे में इन नगर निकायों पर कब्जा करना सत्ता पक्ष के लिए केवल राजनीतिक जीत नहीं है, बल्कि संसाधनों पर भी नियंत्रण है, पैसे पर नियंत्रण है। और अगर आज ये महाराष्ट्र के निर्विरोध चुनाव को नहीं रोका जाता है, ये सफल हो जाते हैं, तो आने वाले समय में विधानसभा और लोकसभा चुनाव में भी यही फार्मूला लागू किया जा सकता है। ये न केवल भारतीय लोकतंत्र की छवि को दुनिया भर में खराब कर रहा है, बल्कि जनता के मन में पूरे चुनाव प्रक्रिया पर से भरोसा खत्म भी कर रहा है। इतिहास में ऐसा आज तक नहीं हुआ है कि इतनी बड़ी संख्या में, मतलब आप सोचो 70 सीटों पर उम्मीदवार बिना किसी मुकाबले के जीत जाए। ना तो पश्चिम बंगाल के हिंसक दौर में ऐसा हुआ, ना ही बिहार यूपी के माफिया राज के समय में ऐसा हुआ। इसीलिए मैंने आपसे कहा ना, इस तरीके की खबरें ये सोचने पे मजबूर कर रही हैं कि हम किस समय में जी रहे हैं, क्या यही नया भारत है। और हमें यहाँ पे एक और भी कड़वी सच्चाई को समझना होगा कि आज के समय में राजनीति में वोट से ज्यादा जरूरी है कैंडिडेट का मैनेजमेंट। अगर आपके पास पैसा है, पावर है, तो आप भले ही मतदाताओं को लुभा नहीं पाओ, या आपको लुभाने की जरूरत भी नहीं है, आप सीधे विपक्षी खिलाड़ी को ही खरीद सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में भी बताया है, आपने न्यूज में भी देखा होगा, विपक्षी पार्टियों के पास इस समय फंड्स की भारी कमी है, जबकि सत्ता पक्ष के पास चुनावी बांड से लेकर चंदे का अंबार पड़ा हुआ है। और यही जो अनफेयर प्लेइंग फील्ड है ना, ये लोकतंत्र के लिए कैंसर की तरह है। क्योंकि जब एक पक्ष के पास असीमित संसाधन हो और दूसरे के पास लड़ने के लिए पैसे तक ना हो, चुनाव आयोग से लेकर प्रशासन तक सबकी भूमिका संदिग्ध हो, तो जाहिर सी बात है जीत हमेशा पैसे की ही होगी। पनवेल में बीजेपी के 6 उम्मीदवार बिना लड़े जीत गए। वहीं कांग्रेस, शिवसेना के उम्मीदवारों ने ऐन वक्त पर नामांकन वापस ले लिया। विपक्षी दलों का कहना है कि उनके उम्मीदवारों को डराया गया, जबकि पता है बीजेपी क्या तर्क दे रही है कि विपक्ष के नेताओं के पास कोई विजन ही नहीं था, इसलिए वो डर के भाग गए। ये तो दरअसल गवर्नेंस का सर्टिफिकेट उनको मिला है जो निर्विरोध चुनाव जीते हैं। अब आप सोच के देखो, इससे ज्यादा लोकतंत्र के साथ मजाक क्या हो सकता है। उन्हें इतना बड़ा राम राज्य दे दिया कि इनका जो विपक्षी नेता है वो इनकी, मतलब उसका विजन ही खत्म हो गया। वो इनके गुड गवर्नेंस को देख के मैदान छोड़ के भाग गया। दोस्तों, बॉटम लाइन ये है कि 70 निर्विरोध सीटों का दाग इतनी आसानी से धुलने वाला नहीं है, चाहे ये कुछ भी बोल लें। और ये कहीं ना कहीं एक ऐसी परपाटी की शुरुआत कर रहा है जहां जनता के हाथ से चुनाव का अधिकार छीना जा रहा है। ये सब अगर ऐसे ही चलता रहा, अगर मशीन का खेल, पार्टी की चोरी, फिर उम्मीदवारों की चोरी, उनका नामांकन वापस कराना, ये सब सामान्य हो गया है, तो फिर आप समझ लीजिए कि लोकतंत्र बस नाम मात्र का बचा है। सवाल यहाँ पे इस बात का नहीं है दोस्तों कि आप समर्थन किस पार्टी का करते हैं या आप किस पार्टी के फेवर में है। सवाल है आपके वोट के दम का, आपके वोट की चोट का। आप जिस पार्टी को भी फेवर करते हैं, जो भी आपकी फेवरेट पार्टी है, वो भी आपके लिए काम तभी करेगी जब उसके ऊपर ये दबाव रहेगा कि अगर उसने काम नहीं किया तो वो सत्ता से हट सकता है। लेकिन आप सोच के देखो, जब आपको वोट देने का मौका ही नहीं दिया जाएगा तो आप क्या करेंगे। क्यों भला नेता अपनी आलीशान महलों को छोड़ के, अपनी गाड़ियों को छोड़ के आपकी झोपड़ी में आएगा, आपके सामने हाथ जोड़ेगा, जब उसे पता है कि उसे आपके वोट की जरूरत ही नहीं है, वो निर्विरोध ही चुनाव जीत जाएगा। आप खुद सोच के देखो, क्या एक मजबूत विपक्ष के बिना लोकतंत्र टिक सकता है। इसीलिए मेरा सवाल आपसे ये है कि आज जो महाराष्ट्र में हो रहा है, आप उसे क्या कहेंगे। क्या आप उसको विकास का नाम देंगे या आप इसे लोकतंत्र के खात्मे की शुरुआत मानेंगे। जो भी आपकी राय है, लिखिए उसको कमेंट बॉक्स में। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी करिए।